हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली यूपीपीएससी। हम देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी की सीरीज चली क्लास 6 की, आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ चैप्टर वाइज। ठीक है, उस सीरीज़ का ये 6th वीडियो है, 5th पार्ट है। पार्ट से मतलब है कि 5th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, उसका ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। क्या हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था या रचा गया था। अगला देखिए, प्रार्थना और सूक्त से क्या तात्पर्य है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, इन्हें ही सूक्त कहा गया है। इनका मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया है। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 प्रमुख देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और वनस्पति के देवता कौन है या अधिपति बोला जा सकता है, सोम। अगला, जो ऋग्वेद में सूक्त और प्रथा ये प्रार्थनाएं हैं, इनकी रचना किसके द्वारा की गई, ये भाषा क्या है और क्या ऋग्वेद को पढ़ा जाता था। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ठीक है, इस समय आचार्य इन प्रार्थनाओं को विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए क्या करते थे, अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर याद करवाते थे। कंठस्थ में होता है याद करवाना। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने वाले और सिखाने वाले पुरुष थे, मतलब पुरुषों की भागीदारी इनमें अधिक थी। भाषा की बात करें तो प्राक या वैदिक संस्कृत थी। आजकल जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं स्कूलों में, वो इससे थोड़ी सी भिन्न थी, अलग थी। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण मतलब सुना जाता था, ना कि इसे पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम 200 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए, ऋग्वेद में अगर बात किया जाए कि किस नदी का वर्णन सबसे अधिक हुआ है, ठीक है, सिंधु है। सिंधु नदी का सबसे पवित्र सरस्वती नदी। अब क्या है कि सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी जैसे व्यास, सतलज का वर्णन कई बार किया गया, लेकिन अगर एक पूछा जाएगा तो सिंधु होगी वो। गंगा, यमुना का केवल सिर्फ एक ही बार उल्लेख हुआ है। देखिए, भारोपी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है। संस्कृत भाषा इसी परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं ले लेते हैं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एक्सेट्रा। एशियाई और यूरोप की अगर भाषा ले लेते हैं, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, तो ये सब जो भाषाएं हैं ये इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है, क्योंकि आरंभ में उनसे मिलते हुए शब्द एक जैसे थे। जैसे माँ आपको कहना है संस्कृत में मात्र, हिंदी में तो माँ ही होगा, और अंग्रेजी में मदर, तीनों आपस में मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती थी। जैसे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी कहाँ पे, पूर्वोत्तर प्रदेशों में। द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती थी कहाँ पे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये थी द्रविड़ परिवार की भाषाएं। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों की बात की जाए तो जो वहाँ पे भाषाएं बोली जाती थी वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई थी। देखिए, ऋग्वेद में लड़ाइयों में घोड़ों, मवेशियों, बच्चों का वर्णन किस प्रकार किया गया है। देखिए, ऋग्वेद में कई प्रार्थनाएं हैं, उनमें से कुछ इनसे रिलेटेड हैं। किनसे, मवेशियों से, बच्चों से और घोड़ों से। बच्चों से मतलब है खासकर पुत्रों से, शासकों के पुत्रों से होगा। ठीक है, घोड़ों का मतलब है कि घोड़ों का काम क्या होता था। घोड़ों का काम होता था जैसे कोई लड़ाई हो रही, युद्ध हो रहा, तो रथों को खींचने में घोड़ों का उपयोग किया जाता था, जैसा कि आजकल होता है, हम सब जानते हैं, कॉमन सी चीज़ है। अब देखिए, ऋग्वेद में लड़ाई में जीते गए धन को कैसे उपयोग में लाया जाता था। देखिए, अगर कोई युद्ध हुआ तो धन मान लीजिए वहाँ से लूटा गया, तो जो मेन मुखिया होता था पहले वो कुछ रखता था, उसके बाद जो बचा हुआ होता था उसमें से पुरोहित का हिस्सा होता था, उसके बाद आम लोगों में बांटा जाता था, और फिर यज्ञ के लिए, यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अब ये कि ऋग्वेद में लड़ाई में शासक या सरदार कैसे चुना जाता था। तो देखिए, इसमें अगर बात करें युद्धों की या लड़ाइयों की तो इसमें अधिकांश पुरुष वर्ग होता था। ठीक है,
और इस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन सभाओं में लोग मिलते रहते थे और युद्ध व शांति के लिए सलाह मशवरा करते रहते थे। यहाँ पे ऐसे लोगों को सरदार चुना जाता था जो कुशल योद्धा और बहादुर होते थे। अगला देखिए, ऋग्वेद में लड़ाइयाँ किन किन चीज़ों के लिए लड़ी गई हैं, क्योंकि मेनली जो थी वो आपकी थी ज़मीन के लिए। ज़मीन कैसी उपजाऊ होनी चाहिए, जहाँ पे अच्छा चारागाह हो और जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल हो। ठीक है, कुछ पानी के स्रोतों के लिए लड़ी जाती थी, कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए की जाती थी। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की PDF फ्री में मिलेंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।